Okay, so in today's lecture, we will be talking about special theory of relativity, which is the last unit of your mechanics course. Um, so let's start the introduction of the course, right? तो पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि हमें स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में ये अंडरस्टैंड करते थे कि मोशन इज़ रिलेटिव, राइट? मोशन इज़ रिलेटिव का मतलब क्या है कि मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह से जो पोजीशंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, राइट? इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम इन विच द ऑब्जर्वर इज staying or on the frame of the observer. This is what I'm trying to tell you, right? So अभी तक हम लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन लॉज इस्तेमाल किए हैं, लॉज नहीं बोलना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स इस्तेमाल किए हैं, दोज आर कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट? तो हम लोगों ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया टू अंडरस्टैंड हाउ पोजिशंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस दे चेंज with, I mean, फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, राइट? अगर आप लोग एक फ्रेम में हो और कोई और ऑब्जर्वर दूसरे फ्रेम में है, तो किस प्रकार आपके लिए किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्म होता है दूसरे फ्रेम में, उसके रूल्स हमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने के थ्रू हमें मिलते हैं, राइट? तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपके पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या थी कि मास, चार्ज एंड टाइम वो एब्सोल्यूट है, वो हर फ्रेम में सेम रहने वाले हैं। ये आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत बड़ा एक एजम्पशन था, राइट? सो मैं आपको चार्ज के लिए भी अभी फिलहाल के लिए उतना फोकस करने को नहीं कहूंगा। तो मेन चीज आपके पास क्या है कि मास एंड टाइम। मास एंड टाइम, किसी ऑब्जेक्ट का मास या किसी ऑब्जर्वर किस टाइम पे कोई इवेंट हो रहा है, वो सभी फ्रेम्स में सेम रहेंगी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? सो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इम्प्लीकेशंस क्या है? इम्प्लीकेशंस मतलब अगर आप लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को के रूल्स को सही मानते हो तो उससे क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले, मोशन क्या है? रिलेटिव। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मोशन रिलेटिव होने का मतलब क्या है कि वो डिपेंड करता है कि कौन सा ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। अगर आप स्टेशनरी हो तो आपको लेट्स से मूविंग व्हीकल, ऑब्वियसली कोई चीज़ जो मूव कर रही है तो आपको वो मूविंग लगेगी। बट इफ़ यू आर इनसाइड दैट मूविंग व्हीकल, अगर कोई आप उस चलती हुई बस के अंदर बैठा हुआ इंसान है, उसे बाकियों के लोग अपने पोजीशन के रिलेशन में मूव होते हुए नजर नहीं आएंगे, राइट? सो मोशन जो है वो रिलेटिव है। ना सिर्फ मोशन रिलेटिव होने का मतलब क्या है कि पोजीशंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हर फ्रेम में आपको अलग अलग नजर आएगा। तो मोशन का जनरल सेंस में आप लोग क्या बोलते हो? मोशन का मतलब क्या है कि पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। ये तीनों की तीनों क्वांटिटीज हर फ्रेम में, अलग अलग फ्रेम में अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है? सो मोशन इज रिलेटिव, इस चीज का मतलब सिंपली ये है। बट हमें सभी इस प्रकार के ऐसे जनरल फ्रेम्स को अंडरस्टैंड नहीं करना है। व्हाट वी वांट इज द क्लास ऑफ फ्रेम्स जहां पे फिजिक्स के लॉज या मैकेनिक्स के लॉज या जिस प्रकार से अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो हर फ्रेम में सेम रिजल्ट देना चाहिए, तभी आपके लिए जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स है वो कामयाब है। अगर हर फ्रेम में आपके पास सेम एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो बट अलग अलग रिजल्ट आ रहा है, तो दैट मीन्स फिजिक्स के जो लॉज हैं वो फ्रेम्स पे डिपेंड करते हैं एंड हर फ्रेम के लिए अलग अलग फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। सो आउट ऑफ ऑल द फ्रेम्स, जितने भी फ्रेम्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें से एक ऐसा सेट ऑफ फ्रेम्स, ऐसे क्लास ऑफ फ्रेम्स होते हैं जहां पे फिजिक्स के लॉज या मैकेनिक्स के लॉज सेम रहते हैं, और अगर आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे इन अलग अलग फ्रेम्स में, वो आपको सेम रिजल्ट देंगे। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है उसका? रीजन इज दैट दीज फ्रेम्स आर कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स। क्यों? क्योंकि ये ऐसे फ्रेम्स हैं जहां पे अगर आप लोग
किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालोगे तो हर फ्रेम में सेम रहेगा। ठीक है। हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इनर्शियल फ्रेम्स किसे कहते हैं। दीज आर द सेट ऑफ फ्रेम्स विच आर नॉट एक्सेलरेटिंग। ठीक है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉट एक्सेलरेटिंग का मतलब क्या है, मतलब उसकी वेलोसिटी बदल नहीं रही है। तो या तो वो ऑब्जेक्ट या तो वो फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा एक डायरेक्शन में, या तो वो रेस्ट पे होगा। तो ऐसे फ्रेम्स जो एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं वो आपके इनर्शियल फ्रेम्स होंगे। और उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस ऐसे सभी फ्रेम्स में जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन निकालते हैं वो एक्सेलरेशन सेम आता है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन सेम आने से न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली अगर आपका, मैंने क्या कहा, आपका मास सेम होता है वो तो हर फ्रेम में सेम होता है, बट अगर आप लोग ऐसे फ्रेम्स में हैं जो कि इनर्शियल्स हैं तो आप सभी के सभी अगर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं सभी का एक्सेलरेशन सेम आएगा। दैट मीन्स आप सभी, जब आप लोग फोर्स निकालने की कोशिश करोगे कि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या है, वो भी सबका सेम आएगा। एंड देन इफ द न्यूटन्स लॉ, आपके पास सेकंड लॉ सबका सेम आ रहा है और फोर्स भी सेम आ रहा है, दैट मीन्स अगर आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जो कि एक्चुअली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन उस पार्टिकल का सबका सेम आने वाला है। दैट मीन्स डायनामिक्स जो सेम होंगे और आपके पास एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट भी सेम आएंगे। तो दिस इज व्हाट वी वांट सेट ऑफ इनर्शियल फ्रेम्स जहां पे अगर आप लोग एक सेट पे फिजिक्स के लॉज को अंडरस्टैंड करते हो तो वो हर जगह सेम रहने वाला है। एंड मैंने आपको पिछले चैप्टर्स में ऑलरेडी बताया है कि कैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स से डील किया जाता है। पहले आप लोग इनर्शियल फ्रेम्स में सारे फिजिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं, देन यू से कि अगर हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स जो कि फिक्टिशियस फोर्स इस जगह पे ऐड हो जाते हैं। ठीक है। वो अब हर फ्रेम में अलग अलग होंगे। हमने रोटेशनल फ्रेम में देखा कि कैसे कोरियोली फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, बट वो बात की बात है। ठीक है। तो ऐसे फ्रेम्स जो कि क्या है, जो एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं, दोज आर इनर्शियल फ्रेम्स। एंड अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया कि कैसे पोजीशन एंड वेलोसिटीज अलग अलग फ्रेम की आपस में कनेक्ट करते हैं। और वहीं से हमने इनर्शियल फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट भी क्या किया, डेवलप वहां से किया। सेकंड, आपके पास जो इम्प्लीकेशंस आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस का, कि सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम्स आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मैंने जिसको आपको पहले ही बताया कि अगर आप लोग सभी फ्रेम्स में फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते हो तो सभी का रिजल्ट बिल्कुल आइडेंटिकल आएगा। नाउ द आइडिया इज दैट कि अगर आप लोग मान के चलते हो कि सभी फ्रेम्स, सभी आपके पास जितने भी इनर्शियल फ्रेम्स हैं उनमें से एक ही एब्सोल्यूट रेस्ट पे होगा और बाकी सारे के सारे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जान पाना कि इन सभी फ्रेम्स में से एक जो फ्रेम एब्सोल्यूट रेस्ट वाला है वो कौन सा है, इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज आप ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जो कि आइसोलेट कर सकता है इन सभी मूविंग फ्रेम्स में से रेस्ट वाले फ्रेम को। ठीक है। तो आपके पास कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट एज ऑब्जर्वर होना चाहिए जो कि इसे सेग्रीगेट या अलग कर सके। बट एज वी हैव ऑलरेडी गिवन द डेफिनेशन कि फिजिक्स रिमेन्स सेम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स, देन बाय डेफिनेशन देयर इज नो वे कि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। तो हालांकि एब्सोल्यूट रेस्ट जैसा कॉन्सेप्ट अगर रियलिटी में अगर होता भी है तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के लॉज ये नहीं देखते कि आप एब्सोल्यूट रेस्ट पे हैं या नहीं। द ओनली थिंग दे डिमांड इज दैट यू शुड नॉट बी इन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। एज लॉन्ग एज आप एक्सेलरेटिंग फ्रेम में नहीं हो तो आप लोग एक इनर्शियल फ्रेम में हो और न्यूटन्स के लॉ वहां पे पूरी तरह से लागू होते हैं। एंड देर इज नो वे यू कैन डिफरेंशिएट देम, all of them are equivalent. Okay, so all inertial frames are equivalent. There is no way to identify absolute rest frame. आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू। थर्ड, डिस्टेंसेस एंड इंटरवल्स ऑफ टाइम रिमेन सेम अक्रॉस ऑल द फ्रेम्स। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि टाइम तो हर जगह सेम रहने वाला है। अगर टाइम एज इन सभी का क्लॉक
मान लो कि सभी की सभी इनर्शियल फ्रेम्स में अंडर, नॉट ओनली इनर्शियल फ्रेम्स बट ऑल द फ्रेम्स, इवन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में भी टाइम सबका सेम रहता है। दिस इज द एजम्पशन ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर सभी का टाइम, एब्सोल्यूट टाइम सेम है, तो दो इवेंट्स के बीच का टाइम इंटरवल इंटरवल भी सेम रहेगा, दैट इज नेचुरल। तो दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। और डिस्टेंसेस भी आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे तो वहां पे आप लोग इजीली दिखा सकते हो कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस किसी एक फ्रेम में या दूसरे फ्रेम में अगर आप निकालोगे तो वो हमेशा सेम आता है। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस एंड दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का इंटरवल सेम रहेगा। तो डिस्टेंस से मेरा मतलब है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट अगर एक फ्रेम में आप निकालते हो तो हर दूसरे फ्रेम में भी अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सेम रहेगा। दैट मीन्स आपके एरिया, वॉल्यूम सब कुछ सेम रहने वाला है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो डायमेंशन सेम रहेंगे, टाइम का इंटरवल सेम रहने वाला है। ओके, एंड अब लास्ट बात आएंगे। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप देखना कि कैसे, हालांकि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये सब चीजें ट्रू हैं, अंडर जो कि हम लोग देखेंगे बाद में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, जस्ट लाइक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक लिमिट में जाके फॉल्स हो जाता है, गलत हो जाता है, एंड द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन इज लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन। और वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इनमें से कुछ जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए वो गलत साबित होते हैं। फोर्थ पॉइंट मैं आपको जो यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं, दैट इज साइमल्टेनियस इवेंट्स इन वन फ्रेम रिमेन साइमल्टेनियस इन ऑल फ्रेम्स। तो साइमल्टेनियस इवेंट्स आर दोज इवेंट्स जो कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में हो रहे हैं। अगर मैं दो एप्पल ड्रॉप कर रहा हूं तो साथ में कर रहा हूं, मतलब अगर मेरी घड़ी में 11:05 हुए तो एग्जैक्टली मैं उन दोनों को एक साथ छोड़ रहा हूँ 11:05 पे। तो ऐसे इवेंट्स जो कि सेम टाइम पे हो रहे हैं, दोज आर साइमल्टेनियस इवेंट्स, राइट। तो अगर आपके पास, मैंने जैसे कहा कि टाइम का कॉन्सेप्ट, टाइम जो क्लॉक है हर फ्रेम में अगर वो सेम है, तो अगर एक फ्रेम में दो इवेंट्स सेम टाइम पे होंगे तो किसी और फ्रेम पे भी सेम टाइम पे ही होंगे। तो साइमल्टेनियस इवेंट्स हर फ्रेम में साइमल्टेनियस ही रहेंगे। ओके, दिस इज व्हाट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन टेल्स अस। ओके, तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कैसे हम लोग देखेंगे कि इनमें से बहुत सारी चीजें रियलिटी में जो कि करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस के अंडर कैसे ये गलत साबित होते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी पता चलेगा कि क्यों क्यों इतने सालों तक गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को लोग सही मानते थे एंड कहाँ जाके ये गलत साबित होते हैं। तो दोनों को अंडरस्टैंड करना काफी जरूरी है। ठीक है, तो ये आपके पास मैंने आइडियाज बताए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और मतलब एक्सपेक्ट करने का मतलब है कि क्या क्या चीजें निकल के सामने आती हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर। सो वे बिफोर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पीपल यूज टू बिलीव इन द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने आपको ये निकल के आया है कि सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम्स जो हैं वो इक्विवेलेंट है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम अगर होगा भी तो हमें उससे कुछ ज़्यादा खास मिलने नहीं वाला, क्योंकि अगर वो रेस्ट पे है या एब्सोल्यूट मोशन में है, एज लॉन्ग एज इट्स इनर्शियल, हमें फिजिक्स के लॉज वहाँ पे क्या हो गए, हर फ्रेम पे सेम रहने वाले हैं। सो एब्सोल्यूट रेस्ट उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। बट रिमेंबर, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले लोग ये बिलीव करते थे कि एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। तो लेट्स क्विकली गो थ्रू इट। तो इट वाज बिलीव दैट लाइट, like all material waves, must also require a medium to travel. Remember कि हाँ 1800s में ऑब्वियसली थ्रू द वर्क्स ऑफ मैक्सवेल एंड हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव कर लिया गया था कि लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इवन उनसे बहुत पहले भी कुछ लोग ये बिलीव करते थे कि लाइट वेव है। एंड लाइक ऑल द वेव्स, जैसे कि साउंड वेव है और उसे ट्रैवल करने के लिए एयर एज ए मीडियम चाहिए होता है। तो
वैसे ही लाइट को ट्रेवल करने के लिए भी कुछ मीडियम की जरूरत होगी, ऐसा लोग बिलीव करते थे। और उस मीडियम को ईथर बोला गया, जो कि एक इनविजिबल मासलेस मटेरियल है जो परमिएट करता है थ्रू मैनी ऑब्जेक्ट्स। परमिएट का मतलब है कि इट पासिस थ्रू ऑल द ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों के पास जितने भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स थे ग्लास की तरह, लाइट उनके अंदर से भी ट्रैवल करके एक तरफ से दूसरी तरफ निकलती थी। तो पीपल यूज टू बिलीव कि ईथर एक ऐसा मटेरियल या ऐसा मीडियम है जो ना सिर्फ एयर या वैक्यूम में एग्जिस्ट करता है, बट बहुत सारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के थ्रू भी वो क्रॉस कर सकता है, तभी तो लाइट भी उसके थ्रू क्रॉस कर रही है विदाउट इंटरेक्टिंग विद देम। मतलब आप लोगों ने ये एज्यूम किया है कि ईथर आसपास है, बट आप लोग उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ना आप उसे देख सकते हैं, ना आप उसे स्मेल कर सकते हैं, ना आप उसे पुश कर सकते हैं, ना कंप्रेस कर सकते हैं, राइट? बिकॉज आपके लिए लाइट वैक्यूम से ट्रेवल कर रही है, तो ये वैक्यूम या ईथर ऐसी चीज है जिससे आप लोग इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और ईथर एक जो था वो बेस्ट कैंडिडेट था रेस्ट फ्रेम के लिए, क्योंकि लोगों ने ये चेक किया था कि लाइट ऑफ स्पीड वैक्यूम में हर जगह सेम रहती है, तो उन्हें लगा कि एक ऐसा मीडियम है जो कि एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, और हमें अगर ये मीडियम हम इसे खोज देते हैं तो हमें एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम मिल जाएगा। और मैक्सवेल ने अपने वेव इक्वेशन के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन के थ्रू ये बताया कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इन दो टर्म से कनेक्टेड है, एंड देन इट इज अ कांस्टेंट। बेसिकली ये दोनों टर्म्स कांस्टेंट होते हैं, एंड इन दोनों का इस्तेमाल करके उसने स्पीड ऑफ लाइट निकाला। मतलब उसने अपने वेव इक्वेशन दिया जिसमें स्पीड ऑफ लाइट निकल के सामने आती है। बट मैक्सवेल ने अपने जो इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त फ्रेम, किस फ्रेम में वो इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है उसका मेंशन कभी नहीं किया गया। तो अगर स्पीड ऑफ सी, लाइट की जो सी स्पीड निकल के आ रही है, तो वो किस फ्रेम में निकल के आ रही है, राइट? रिमेंबर, हम लोगों ने क्या कहा था कि वेलोसिटीज डिपेंड करती है कि किस फ्रेम में आप लोग मौजूद हो, राइट? अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मोशन इज रिलेटिव, सो द वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम, राइट? अगर मैं बस में हूं तो बस के सभी लोग मेरे लिए रेस्ट पे हैं। अगर मैं सड़क पे खड़ा हूं तो मेरे लिए बस भी मूव कर रही है, बस के अंदर बैठे हुए लोग भी मूव कर रहे हैं। सो मोशन इज रिलेटिव, एंड स्पीड ऑफ लाइट अगर सी निकल के आ रही है तो वो किस फ्रेम में है? दैट इज, पीपल यूज टू बिलीव दिस इज इन ईथर्स फ्रेम। ओके, एनीवेज द स्पीड ऑफ लाइट ऑल्सो फॉलोज वेलोसिटी एडिशन रूल्स, राइट? उस वक्त तक लोग ये बिलीव करते थे कि लाइक ऑल द ऑब्जेक्ट जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स को फॉलो करता है, लाइट भी एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट है जो अगेन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स को फॉलो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर लाइट का एक बीम जो है सी स्पीड से ट्रेवल करता है, लाइट किस में, ईथर के फ्रेम में, राइट? तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, लाइट के डायरेक्शन में ही ट्रेवल कर रहा हूँ, बट किस स्पीड से, वी स्पीड से। तो आप लोग जानते हैं कि अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो वेलोसिटी का एडिशन रूल क्या बोलता है कि मुझे स्पीड ऑफ लाइट क्या नजर आएगी, सी माइनस वी, राइट? अगर दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड आपस में माइनस होता है, अगर वो ऑपोजिट ट्रेवल करते हैं तो उनका रिलेटिव स्पीड आपस में प्लस होता है, राइट? अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको सेम डायरेक्शन में जाने वाली गाड़ी की स्पीड एक्चुअली कम नजर आती है। अगर आप लोग ऑपोजिट जा रहे हो तो एक दूसरे की स्पीड ज्यादा नजर आती है। दैट इज द समथिंग जो कि आप लोग 11 12 में भी अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो एक्चुअल में वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। नाउ नाउ वी विल टॉक अबाउट माइकलसन मोरेल एक्सपेरिमेंट। This is a very important experiment which sort of snowballed the idea, the whole स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो डिस्कशन था वो यहीं से स्टार्ट होता है। रिमेंबर, ये इस एक्सपेरिमेंट, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया गया था इन दो साइंटिस्ट के द्वारा, एंड इसका मेन मोटिव था ये अंडरस्टैंड करना कि ईथर के एग्जिस्टेंस को प्रूव करना इस एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य था। They wanted to prove that ether exists, but you will see later कि कैसे वो प्रूव तो ये करने गए थे कि ईथर एग्जिस्ट करता है, बट इवेंचुअली उन्होंने प्रूव क्या किया कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एनीवे, तो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा था और क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है? तो अजम्पशन क्या है? रिमेंबर कि हमारे पास ईथर हर जगह मौजूद है, ठीक है? ईथर इज अ मीडियम ऑन विच
लाइट ट्रेवल्स विद स्पीड c। तो इधर एक ऐसा एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम है जहां पे स्पीड ऑफ लाइट क्या है c, ठीक है, और ये एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। सो इफ अ लाइट बीम इज एमिटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड यू आर ऑल्सो मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v, तो आपको क्या स्पीड ऑफ लाइट नजर आएगी? रिमेंबर हम अभी भी क्या मान के चल रहे हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस ही इस्तेमाल होंगे। तो अगर आप लोग स्पीड ऑफ जो पल्स ऑफ लाइट है वो भी सी एक्स एक्सिस के अलोंग है, आप भी एक्सिस एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं किस स्पीड से? v स्पीड से। तो आपको स्पीड ऑफ लाइट क्या नजर आएगी? c माइनस वी। अगर पल्स जो है अगेन एक्स एक्सिस में है पर आप माइनस एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड जा रहे हो विद वेलोसिटी माइनस v, तो आपको स्पीड ज्यादा नजर आएगी, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है कि आप लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इस रूल्स को दिमाग में रख के चल रहे हो, तो स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करेगी कि आप किस फ्रेम में हो। एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है? c। अगर आप लोग स्पीड ऑफ लाइट जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है उसी तरफ ट्रेवल उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, चाहे उसके अलोंग करो चाहे उसके ऑपोजिट करो, तो आपके पास स्पीड जो है वो अलग अलग आपको नजर आएगी उस पल्स की। दिस इज जस्ट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो एक्सपेरिमेंट में हो क्या रहा था मैं आपको एक पहले ऊपर ऊपर से बताता हूँ। एक्सपेरिमेंट में होता क्या है कि आप लोगों के पास रिमेंबर हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है कहाँ से? वेस्ट से ईस्ट, राइट। इसीलिए हमारा जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट जाता हुआ नजर आता है। तो हम लोग ये इमेजिन करेंगे कि हमारा जो अर्थ है इसे हम लोग दो डायरेक्शन में डिवाइड कर देंगे। ऐसे आपके पास आ रहा है परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल। तो इस डायरेक्शन में अर्थ हमारा रोटेट करेगा, तो डायरेक्शन अलोंग अर्थ रोटेशन एंड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बीम। तो आपके पास एक पल्स है, उसे दो डायरेक्शन में हम लोग किसी तरीके से डिवाइड करेंगे। किस तरीके से डिवाइड करेंगे उसका डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए जस्ट इमेजिन दैट वी आर स्प्लिटिंग वन बीम इनटू टू पार्ट्स, ओके। सो द वन डायरेक्शन शुड बी अलोंग द रोटेशन ऑफ अर्थ, या रोटेशन ऑफ अर्थ को भूल जाओ, जस्ट अलोंग द मूवमेंट। तो इमेजिन करो कि आपका एक्सपेरिमेंट है वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम लोग जो लाइट की पल्स को दो डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं, एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, एक जो कि मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके परपेंडिकुलर, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। नाउ ये दोनों के दोनों जो बीम्स हमने स्प्लिट किया वो सेम डिस्टेंस हम उनसे ट्रेवल करवाएंगे। तो इमेजिन करो कि लाइट यहां से आई, इस पॉइंट पे हमने दो पॉइंट में ब्रेक किया, तो उन्हें हम लोग आगे मिरर से रिफ्लेक्ट वापस कराएंगे, और वापस कराने के बाद वो दोनों के दोनों इस पॉइंट से जाके जो वापस आ रहे हैं, दोनों के दोनों बीम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ओके। और जब ट्रेवल करने के बाद हम उन्हें एग्जैक्टली वापस जहां से वो स्प्लिट हुए वहीं पे वापस लाएंगे, एंड हम लोग उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। रिमेंबर जब आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है कि कैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो सोर्सेज आपस में मिलके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक लाइट को हमने दो में स्प्लिट किया, और वो दो जब आपस में मिलेंगे वापस घूम के, तो उनके बीच में पाथ डिफरेंस आएगा, और पाथ डिफरेंस की वजह से कुछ इंटरफेरेंस का पैटर्न वहां पे बनेगा। अब आइडिया क्या है कि हम लोग ये मान के देखेंगे कि कैसे अगर अगर ईथर एग्जिस्ट करता है और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स वर्क करते हैं, राइट, तो यहां पे क्या होगा मैं आपको वो डिटेल में बाद में बताऊंगा, बट एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम लोग? क्या करेंगे, इस पूरे सेटअप को 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, ठीक है। तो एक आपके पास इस एक्सपेरिमेंट का जो आर्म था वो डायरेक्शन ऑफ जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट कर रहा है उस तरफ था, दूसरा उसके परपेंडिकुलर था। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को धीरे से रोटेट करेंगे 90 डिग्री से। अब जो आर्म आपका परपेंडिकुलर था वो डायरेक्शन के अलोंग हो गया, और जो डायरेक्शन के अलोंग था वो परपेंडिकुलर हो गया। तो इस पूरे रोटेशन के दौरान, जैसे कि मैंने आपको इमेज में दिखाया है, ऐसे सर्कुलर फ्रिंजेस बनते हैं, और ये फ्रिंजेस मूव करना स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों बीम्स के बीच का पाथ डिफरेंस कंटिन्यूसली चेंज होता है। अब पाथ डिफरेंस जब कंटिन्यूसली चेंज होगा तो फ्रिंजेस शिफ्ट होते हैं, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट फ्रिंजेस होते हैं तो वो मूव करते हैं,
अब क्योंकि ये स्ट्रेट फ्रिंजेस नहीं है, अब इसका डिटेल जो है वो ऑब्वियसली आप लोग बाद में ऑप्टिक्स में अंडरस्टैंड करेंगे, बट सर्कुलर फ्रिंजेस या तो वो कोलैप्स करते हैं, मतलब बाहर से वो अंदर की तरफ आएंगे, या तो अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। जैसे कि मैंने आपको ये यूट्यूब का एक छोटा सा एक क्लिप दिखाया है, मतलब इट्स नॉट ए वीडियो, बट आप लोग यूट्यूब पे जाके ये एक्सपेरिमेंट सर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट द गाय, ये जो आपके MIT फिजिक्स इन जो इंस्ट्रक्शनल रिसोर्स लैब है, इस वीडियो में आप लोग क्लियरली देखोगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कैसे ये फ्रिंजेस कोलैप्स करते हैं और कैसे एक्सपैंड करते हैं। एनीवे, अगर ईथर एग्जिस्ट करता है एंड वी बिलीव दैट आपके पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लॉज वर्क करते हैं, तो वी विल सी कैसे आपके फ्रिंजेस जो हैं वो या इधर कोलैप्स करने चाहिए थे या वो एक्सपैंड करने चाहिए थे, इधर वे मतलब वो मूव करेंगे। एंड उनके मूव होने से वी कैन से हाँ, ईथर एग्जिस्ट करता है और एब्सोल्यूट रेस्ट फ्रेम भी एग्जिस्ट करता है। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यू विल सी लेटर, या आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि देर इज, जब इन माइकलसन एंड मोरन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, दे डिड इट मैनी टाइम्स एंड एट मैनी प्लेसेस, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस अर्थ पे, अलग अलग जगह पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और हर जगह उनका रिजल्ट नल आया। नल का मतलब है देयर वाज नो फ्रिंज शिफ्ट। ओके, तो लेट्स, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उससे पहले हम लोग क्विकली इस एक्सपेरिमेंट की अंडरस्टैंडिंग आपको बताते हैं कि हाउ डज दिस एक्सपेरिमेंट वर्क एंड डिटेल्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सो यू हैव वन सोर्स, ओके, एंड सोर्स से आप एक लाइट पल्स को आगे की तरफ, लेट्स से दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, तो एक्स की तरफ, ये वाई, सॉरी, ठीक है, तो एक्स की तरफ आ रहे हैं, और सामने बीच में आप लोगों ने क्या किया है, हाफ सिल्वर्ड ग्लास स्लैब 45 डिग्री पे रखा है, ठीक है। हाफ सिल्वर्ड का मतलब ये है कि सामने वाला पार्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बट उसके पीछे की तरफ आप लोगों ने सिल्वर कोटिंग किया है मिरर की तरह, बट दैट इज नॉट परफेक्ट मिरर। वो कुछ 50% लाइट को अपने से पास होने देगा और 50% को वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, तो इट्स हाफ सिल्वर्ड। और आगे जाके 2 मिनट के लिए इस पार्ट को आप भूल जाइए, ये लाइट आगे जाके मिरर 2 से टकरा के वापस आएगी और ये वाला पार्ट ऊपर जाके मिरर नंबर 1 से टकरा के वापस आएगा, एंड दोनों यहाँ पे मिलके आगे की तरफ इस टेलीस्कोप में दोनों मिल जाएंगे, और मिलने के बाद जो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आएगा वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। मतलब इंटरफेरेंस एक्चुअली बनता कहाँ है, व्हेन यू लुक एट इट, या तो आप आगे एक शीट रखोगे, शीट पे वो नजर आएगा, या तो यू कैन डायरेक्टली लुक एट इट। तो एनीवे, तो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। नाउ आई विल टेल यू कि ये आपके पास एक्स्ट्रा ग्लास स्लैब इसलिए डाला जाता है क्योंकि रिमेंबर, जो ये ऊपर की तरफ जो लाइट जा रहा है वो सेम, मान लो कि इस ग्लास स्लैब का थिकनेस T है। नाउ सी कि ये जो लाइट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो इस ग्लास स्लैब को कितनी बार क्रॉस करेगा, इस पॉइंट के बाद। पहले यहां से ऊपर गया एक बार, फिर ऊपर गया और नीचे आके एक और बार, तो वो 2 बार इस ग्लास स्लैब के थ्रू क्रॉस कर रहा है। होता क्या है उससे, उससे आपके पास ऑप्टिकल लेंथ में, एनीवे आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बट 2 बार ग्लास में से एंटर करने से उसमें एक फेज शिफ्ट आता है। उस फेज शिफ्ट को, या बेसिकली एक स्मॉल, हाँ, फेज शिफ्ट ही मान लीजिए, पाथ डिफरेंस आता है। उस पाथ डिफरेंस को कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम थिकनेस का एक ग्लास स्लैब, जिसे याद रखना ये जो ग्लास स्लैब है वो सिल्वर्ड नहीं है, दिस इज नॉर्मल ग्लास स्लैब, हमने सेम थिकनेस का सामने रख दिया है। उससे होगा क्या कि जो सामने की तरफ जो लाइट जा रहा था वो भी 2 बार, एक बार इस तरफ जाते वक्त और एक बार वापस आते टाइम, 2 बार इससे सेम थिकनेस को क्रॉस करेगा, और इट विल एंश्योर कि जो आपके पास स्प्लिट होने के बाद एक लाइट ऊपर की तरफ गया और एक लाइट सामने की तरफ गया, दोनों वापस आने पे, अगर आपने ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम रखा है, वापस आने पे दोनों का इस पॉइंट पे पाथ डिफरेंस 0 होगा, ठीक है। दिस इज जस्ट टू कॉम्पनसेट, कॉम्पनसेशन के लिए। रिमेंबर, ये 2 बार क्रॉस किया तो हमने भी इसे 2 बार क्रॉस कराना था, तो इसीलिए हम लोग इस एक्स्ट्रा
ग्लास स्लैब को यहाँ पे पुट करते हैं। तो एनीवे, तो यू हैव ए ग्लास सोर्स एस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये ऐसा लाइट जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। व्हाइट लाइट यूज नहीं करेंगे क्योंकि व्हाइट लाइट में आपके पास सारे के सारे कलर होते हैं। सो वी विल यूज वन लाइट। लेट्स से लेजर यूज कर रहे हैं, तो रेड लेजर यूज कर रहे हैं, नियॉन लेजर यूज कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, टू प्रोड्यूस अ बीम ऑफ लाइट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है। आपके पास ग्लास स्लैब है जी, जो आपने यहाँ रखा है, जो कि क्या है 45 डिग्री पे रखा है। 45 डिग्री रखने से क्या होगा, आपके पास जो एक लाइट टकरा के जाएगी वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जाएगी, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे यूज होगा, सच दैट द वन ऑफ द इट्स इनर साइड इज हाफ सिल्वर्ड, ठीक है। ये हाफ सिल्वर्ड साइड है, और इससे हो क्या रहा है कि आपके पास दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। 50% यहाँ जा रहा है और 50% ऊपर की तरफ जाएगा। इट रिफ्लेक्ट्स वन हाफ ऑफ द बीम टुवर्ड्स वाई डायरेक्शन एंड अदर हाफ इज ट्रांसमिटेड। रिमेंबर, जो आगे की तरफ जा रहा है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वो ट्रांसमिट हो रहा है along x axis। mirror m1 and m2 are placed normal to the beam। normal to the beam मतलब कि जो बीम आ रही है उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी वो एग्जैक्टली वापस जाएगा, ठीक है। placed normal to the beam traveling towards y and x direction respectively, both beams are reflected back along their paths, right। तो obviously हमने ऐसा रखा है ताकि वो सेम जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से वापस जाएं। that's why we have kept them perpendicular to the path of the beam। as beam traveling along the y-axis has to travel through glass, I think यहाँ पे glass beam नहीं लिखना चाहता, this is glass plate या glass slab, right। जो perpendicular डायरेक्शन में ऑलरेडी जो बीम जा रही है उससे ग्लास स्लैब में से दो बार गुजरना पड़ रहा था, राइट। इस पॉइंट से आपने देखना है, ये पीछे वाला भूल जाइए, राइट। जिस पॉइंट से वो अलग अलग हो रहे हैं वहां से एक बार यहाँ से क्रॉस किया, एक बार वापस आता है, 2 times it has to cross the glass slab। So just to compensate that, we put a glass slab of same thickness so that we can introduce same thickness and it compensates the path difference, right। Otherwise, आप लोग अगर आप ऑप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो इस रीजन में तो लाइट जो ट्रेवल कर रही है वो वैक्यूम से कर रही है, पर जब ग्लास के थ्रू अलग मीडियम के थ्रू वो क्रॉस करता है तो वहां पे एक पाथ डिफरेंस ऐड होता है। दैट इज something you have to understand using the idea of diffractive index and optical length, path length। but वो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी उस पर फोकस मत करो, जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर हम लोग सेम थिकनेस इंट्रोड्यूस करेंगे तो पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। so both beams reach telescope T where they interfere and produce rings। remember, अब वो rings क्यों बनते हैं आपको उससे उतना, वो थोड़ा ऑप्टिकल डिटेल है, एक्सपेरिमेंटल डिटेल है। जस्ट इमेजिन कि वो जो रिंग्स हैं वो एक्चुअली आपके पास यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की तरह हैं, बट फ्रिंजेस जो स्ट्रेट लाइन में बनते हैं वो इंस्टेड उसकी जगह आपको रिंग्स के शेप में नजर आएगा, ठीक है। बहुत सारे रिंग्स होंगे जो जैसे कि मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है। प्लीज गो एंड चेक दिस यूट्यूब वीडियो एंड यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली हाउ द फ्रिंजेस विल लुक, ओके। एंड वो फ्रिंजेस जो रिंग्स हैं या फ्रिंजेस हैं वो किस बेस पे बनेंगे, वो पाथ डिफरेंस के बेस पे बनेंगे। किन दो लाइट्स के, कि जब इस पॉइंट से जब ये दोनों अलग हुए, स्प्लिट हुए, तो आगे जाके वापस आने पे उन दोनों के बीच में कितना पाथ डिफरेंस आया उसके बेस पे आपके पास फ्रिंजेस बनते हैं। इफ यू रिमेंबर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां पे भी आप लोग दो बीम्स का पाथ डिफरेंस निकालते हो, राइट। नाउ ये आपका एक्सपेरिमेंटल कैसा सेटअप था उसके बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट थियरी कि फ्रिंजेस जो आपके पास बनेंगे, और या हम लोग, मैंने आपको क्या कहा था, एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग 90 डिग्री से रोटेट करें तो फ्रिंजेस में शिफ्ट आएगा। तो कितना शिफ्ट आना चाहिए वो हम लोग यहां से निकालेंगे, ओके। सो लेट्स से द अर्थ इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। रिमेंबर, हम लोग ऑलरेडी मान के चल रहे हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है, एक्स और वाई डायरेक्शन में। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये आपका अर्थ के रोटेशन का डायरेक्शन है, जैसे कि आपको यहाँ पे v स्पीड गिवन है, राइट। सो स्पीड ऑफ लाइट इन रेस्ट फ्रेम। अब हमें यहाँ स्टार्टिंग में क्या मान के चलना पड़ेगा कि ईथर मौजूद है। दिस इज समथिंग वी अज्यूम बिफोर हैंड, राइट। तो मैथ्स में आपके पास प्रूफ्स अलग अलग तरीके के होते हैं, उसमें से एक प्रूफ अगर आपको याद है दैट इज बाय कॉन्ट्रडिक्शन। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ईथर है, और आप लोग जानते हो कि ईथर है तो वो रेस्ट फ्रेम है, और रेस्ट फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, c। अब लेंथ ऑफ आर्म्स g से m1 एंड g से m2। रिमेंबर, ये g वो पॉइंट है जहां से लाइट स्प्लिट हुई थी, तो g से m1 एंड g से m2।
अभी के लिए आप लोग ये डॉटेड इमेजेस को M1 प्राइम और M2 प्राइम को भूल जाओ, ठीक है। ये आपका सेटअप है आगे, और यहाँ टकरा के वापस आएगा। ये M1 एंड M2 पोजिशन हैं जब आपका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था, लेट्स से 0 टाइम पे। तो इन दोनों का लेंथ क्या रखा है, सेम, D एंड D। मैंने जैसे कि कहा था कि दोनों आर्म्स का लेंथ सेम रखा है, ठीक है। आप लोग एक और चीज यहाँ पे ध्यान देना कि उन्होंने वो बीच का एक्स्ट्रा ग्लास स्लैब हटा दिया है, क्योंकि उसकी आपने बस दिमाग में रखना कि ग्लास स्लैब को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। मेन बात क्या है कि दोनों का लेंथ सेम, हमें GM1 और GM2 का लेंथ सेम रखना था, वो हमने रख दिया। अब हम लोग उस ग्लास स्लैब को यहाँ से हटा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ग्लास स्लैब था, कौन सा वाला, दिस वन, ठीक है। सो फॉरगेट अबाउट दिस वन, हम इसे एक्सपेरिमेंट से फिलहाल के लिए हटा रहे हैं, ओके। तो हमने दोनों आर्म्स का डिस्टेंस सेम रखा है। सो टाइम टेकन बाय ईच बीम टू ट्रेवल राउंड ट्रिप अलोंग ईच आर्म। अब यहां पे आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है क्या, आपको, हम लोग टाइम क्यों निकाल रहे हैं, ओके। रिमेंबर, हमें दोनों, एक्चुअल में निकालना क्या है, हमें दोनों बीम्स का पाथ डिफरेंस निकालना है कि यहां स्प्लिट होने के बाद पहली बीम यहां टकरा के जब वापस आई तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, और सेम इस पाथ के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। उन दोनों डिस्टेंस ट्रेवल का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे वो हमें पाथ डिफरेंस देगा। अब पाथ डिफरेंस निकालने के लिए या तो आप डायरेक्टली पाथ प्रॉपर दोनों का डिस्टेंसेस निकालिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए, बट वो करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वी विल यूज द आइडिया ऑफ टाइम, ओके। हम लोग टाइम का आइडिया इस्तेमाल करेंगे। वी विल से कि हम लोग पहले सवाल पूछते हैं कि लेट्स से, मैं आपको बाद में आपको समझ में आएगा कि टाइम क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। कैसे हम टाइम से पाथ डिफरेंस निकालेंगे वो हम लोग इजीली बाद में निकाल सकते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले सवाल पूछ रहे हैं कि जो लाइट लॉन्गिट्यूडनल आर्म, मतलब अलोंग द लेंथ, कौन सा लेंथ, जिस डायरेक्शन में ये एक्सपेरिमेंट मूव कर रहा है उसके अलोंग जो लॉन्गिट्यूडनल आर्म है, उसके अलोंग लाइट को यहां से टकरा के वापस आने में कितना टाइम लगा, दैट इज वी विल कॉल T1। और वही सवाल हम लोग बाद में पूछेंगे कि जो लाइट टकरा के परपेंडिकुलर गई, ये तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया, तो यहां टकरा के वापस आने में टाइम उसे T2 बोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले T1 एंड T2 निकालते हैं। सो टाइम टेकन विल बी इन रेस्ट एंड मूविंग फ्रेम, ठीक है। रिमेंबर सेम, मैंने क्या कहा आपको कि गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर टाइम का जो एक लंबा इंटरवल है वो दोनों फ्रेम में सेम रहेगा। किस फ्रेम में, कौन कौन से 2 फ्रेम है, एक फ्रेम जो है मूविंग फ्रेम। रिमेंबर, आप लोग ये एक्सपेरिमेंट कहाँ कर रहे हो, अर्थ पे करोगे ना। तो आप लोग जब अर्थ पे बैठे हो तो अर्थ तो रोटेट कर रहा है, तो आप लोग किस फ्रेम में हो, यू आर इन मूविंग फ्रेम। और किस स्पीड से आप मूव कर रहे हो, V स्पीड से। दूसरा फ्रेम कौन सा है इसमें, दैट इज द ईथर फ्रेम, जो कि एक्चुअली रेस्ट पे है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि दोनों फ्रेम्स में जो ये इंटरवल है, जो यहां से गया और टकरा के वापस आया, वो दोनों में T1 ही रहेगा, ठीक है। टाइम जो इंटरवल है वो सेम रहना चाहिए। तो हम लोग किसी भी फ्रेम में निकालें, चाहे आप लोग मूविंग फ्रेम में निकालो, चाहे आप लोग रेस्ट फ्रेम में निकालो। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कहां पे ये T1 निकालना आसान है, वो दैट इज इजियर इन मूविंग फ्रेम, ठीक है। आप लोग जानते हो स्पीड ऑफ लाइट रेस्ट फ्रेम में क्या है, C, है ना। हर डायरेक्शन में स्पीड ऑफ लाइट C रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आपका ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जैसे कि आप देखो, जब यहां से लाइट स्टार्ट आगे की तरफ स्टार्ट करेगी, बट रिमेंबर आपका एक्सपेरिमेंट भी तो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो लाइट गई तो यहां से, पर सामने की तरफ जाते जाते ये वाला मिरर भी आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो लाइट यहां से निकली, पर इससे यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं मिलके वो थोड़ा और आगे मूव जा चुका होगा, और फिर वापस आएगा। वापस आते आते अब ये मिरर भी आगे की तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ही आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये डिस्टेंस निकालना या टाइम निकालना मूव रेस्ट फ्रेम में मुश्किल है। तो मूविंग फ्रेम में क्यों आसान है, मूविंग फ्रेम में रिमेंबर, मूविंग फ्रेम में जब आप बैठोगे तो आपके लिए ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, मूविंग फ्रेम का मतलब क्या है कि दिस इज लाइक कि आप लोग बस के अंदर बैठे हो। अगर आप लोग बस के अंदर बैठे हो तो बस के सारे लोग आपके लिए क्या है, रेस्ट पे हैं। तो वैसे ही अगर आप लोग मूविंग फ्रेम पे हो या आप लोग अर्थ पे बैठे हो, अर्थ वाले फ्रेम पे हो,
तो आपको ये एक्सपेरिमेंट मूव होता हुआ नजर नहीं आएगा। तो आपके लिए डिस्टेंसेस क्या रहेंगे, सेम। ये मिरर, ये ग्लास स्लैब, ये मिरर सारे के सारे रेस्ट पे हैं। बट आपके लिए स्पीड ऑफ लाइट सी नहीं होगा। रिमेंबर, जब स्पीड ऑफ लाइट जो ये पल्स है सामने की तरफ आ रहा है, तो उस टाइम आपके लिए स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। अब आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। आप स्पीड ऑफ पल्स भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, आप भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आपको स्पीड ऑफ लाइट क्या नजर आएगा, सी माइनस वी। अब यहां टकराने के बाद आपके पास स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी। अब आप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी सी प्लस वी। तो एक डायरेक्शन में आपको जी से M2 तक आते समय आपको स्पीड ऑफ लाइट नजर आएगी सी माइनस वी, जो कि क्या है, ऑब्वियसली सी से कम है, राइट। क्योंकि आप कुछ माइनस कर रहे हो तो आपको स्लो नजर आएगा। पर दूसरी तरफ जाते टाइम आपको स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा नजर आएगी सी प्लस वी, जो कि सी से ज्यादा है। अब आप टाइम निकालिए कि कितना टाइम लगा होगा, डिस्टेंस क्या है डी। तो आते वक्त कितना वक्त लगा, तो दैट इज आते वक्त लगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज सी माइनस वी। वापिस जाते टाइम कितना लगा, अगेन डी प्लस सी प्लस वी। तो टोटल टाइम कितना हुआ, दिस वन, आते वक्त का समय प्लस वापस जाने का समय, इन दोनों टाइम को ऐड करूंगा तो टोटल टाइम इस पूरे ट्रिप में कितना टाइम लगा वो मुझे मिल जाएगा। एंड इसे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एंड ये सॉल्व करने के बाद आपके पास थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, वी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, सॉरी माय बैड माय बैड, वी स्क्वायर नहीं सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे। एंड सी स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद आपका सी से सी कैंसिल एंड यू गेट दिस रिलेशन। ठीक है, अब इसे अगर आप लोग ऊपर की तरफ लेंगे तो आप लोग इसे ओवरऑल एक -1 का पावर लिख सकते हैं, तो आपको T1 मिल गया। ठीक है, तो रिमेंबर हमने T1 क्या किया, T1 हम लोग दूसरे फ्रेम में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग रेस्ट फ्रेम पे भी निकाल सकते हैं, पर वहां पे निकालना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मूविंग फ्रेम में निकालेंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा आपके पास टाइम इंटरवल हर फ्रेम में सेम रहेगा। तो आप लोग चाहे रेस्ट फ्रेम में निकालो चाहे मूविंग फ्रेम में, तो आप लोग क्या चूज करोगे, जो कि सबसे मैथमेटिकली इजी है वो फ्रेम चूज कीजिए। तो अब हमने तो ये निकाल लिया। अब सेकंड क्या है आपके पास, अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना टाइम लगा। अब वो निकालना थोड़ा सा आपको कुछ चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। रिमेंबर, अर्थ फ्रेम में मतलब मूविंग फ्रेम में जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपके लिए पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपके लिए क्या है, आपके लिए वो रेस्ट पे है। क्योंकि आप लोग खुद मूविंग फ्रेम में हो तो आपको अपने आसपास की सब चीजें रेस्ट पे नजर आएंगी। तो आपके लिए एक्सपेरिमेंट, जो ये एक्सपेरिमेंट है वो सारा का सारा रेस्ट पे है। बट रियलिटी में तो देखो, आपके लिए जब एक्सपेरिमेंट रेस्ट पे है तो आपको क्या लगेगा, लाइट आई और यहाँ पे दो में डिवाइड हुई और ये ऊपर जाके वापस आई। तो हमें परपेंडिकुलर वाले पार्ट पे देखना है। तो ये मिरर था, यहाँ से टकरा के ऊपर गया, ऊपर से टकरा के वापस आया, राइट, बिल्कुल इस 90 डिग्री पे। बट रिमेंबर, असल में अगर आप लोग ईथर वाले फ्रेम पे हो तो आपके लिए ये एक्सपेरिमेंट रेस्ट पे नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट वी स्पीड से सामने की तरफ मूव कर रहा है। तो लाइट टकराई तो यहाँ से, पर जब वो ऊपर की तरफ निकलेगी तो वो परपेंडिकुलर नहीं जा सकती। ठीक है, क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि ऊपर का जो पार्ट है वो सामने की तरफ मूव कर रहा है। जब तक आपका, अगर ये लाइट परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जाएगी तब तक ये मिरर आगे निकल चुका होगा और ये लाइट कभी यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं आएगी, जो कि नहीं होना चाहिए। रिमेंबर, आपके पास मूविंग फ्रेम में लाइट टकरा के वापस आ रही है और दूसरे फ्रेम में वो टकरा ही नहीं रही है, ऐसा नहीं हो सकता। दैट मीन्स आपको जो ईथर वाले फ्रेम में लाइट को कैसा ट्रैवल करना पड़ेगा, इससे एक टेढ़ी डायरेक्शन में ट्रैवल करना पड़ेगा, राइट। और इसे ऐसा ट्रैवल करना पड़ेगा कि जब ये मिरर सामने पहुंचा तो एग्जैक्टली वहां टकराए वो। ठीक है, तभी तो आपको वो दूसरे फ्रेम में ऐसा नजर आएगा कि वो टकरा के ऊपर गया है। ठीक है, तो नाउ रिमेंबर, लाइट आपके पास, अब हम लोग जो ये नेक्स्ट डिस्कशन कर रहे हैं ये किस में होगा, ये होगा रेस्ट फ्रेम पे या ईथर के फ्रेम पे। सो एज ट्रांसवर्स बीम स्प्लिट्स एट पॉइंट जी, रिमेंबर इस पॉइंट जी में दो पार्ट में ब्रेक हुआ, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव है जो कि जी पॉइंट से जब मूव करता है तो मिरर M1, जो ये ऊपर का मिरर M1 है, वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है,
किस पे, रेस्ट फ्रेम में। m1 इज ऑलरेडी मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो लेट्स से इट टेक्स टाइम t प्राइम, t प्राइम लगा उससे किस चीज में, यहां से यहां पहुंचने में, टू हिट मिरर m1। m1 तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, t प्राइम टाइम लगा। मान के चलो t प्राइम क्या है हमें नहीं पता। अब देखो या स्टार्ट तो यहां से हुआ था, बट ये मिरर कितना आगे पहुंचा, v टाइम t। रिमेंबर यहां से स्टार्ट हुआ था, इतना टाइम लिया, वेलोसिटी इतनी है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम हमको बताएगा कि वो मिरर कितना आगे पहुंचा। ये डिस्टेंस कितना है, v इंटू टी प्राइम। ठीक है, इतना मिरर आगे पहुंचा, इतना एक्स डायरेक्शन में इतना उसने ट्रेवल किया। तो आप लोग देखिए m1 प्राइम क्या है, मतलब ये डिस्टेंस क्या है, m1 से m1 प्राइम तक डिस्टेंस जो है दैट इज v t प्राइम। देन हम लोग ये निकाल सकते हैं, रिमेंबर परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, डिस्टेंस क्या है d, ये क्या है v t प्राइम, और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आप लोग क्या निकाल रहे हो कि जो लाइट है आपके पास वो रेस्ट फ्रेम में उसकी स्पीड क्या होती है, c। रेस्ट फ्रेम में लाइट की स्पीड हमेशा c रहेगी। अगर t प्राइम पे ये लाइट एग्जैक्टली मिरर से टकराई तो हमने देखा कि x डिस्टेंस क्या होगा, v t प्राइम, और ये डिस्टेंस क्या होगा, g से m1 प्राइम तक क्या होगा, दैट इज ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम टेकन। तो ये डिस्टेंस भी हमें मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ये एक आपके पास राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हम लोगों ने ये चीज यहाँ पे इस्तेमाल किया, एंड जब आप टी स्क्वायर एंड टी प्राइम एंड टी प्राइम को कॉमन लेंगे तो आपके पास ये रिलेशन निकल के सामने आता है। तो अब देखिए टी प्राइम आप लोगों ने निकाला, रिमेंबर लाइट यहां से गया ऊपर टकराया, बट हमें पूरा ऊपर जाके वापस आने का टाइम निकालना है। तो लाइट यहां से गया, ऊपर टकराया, एंड ऊपर टकरा के वापस आया। तो रिमेंबर जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगा उतना ही नीचे आने में भी लेगा, इट्स जस्ट डबल ऑफ इट। सो टी प्राइम ऊपर जाने का अगर टाइम है तो राउंड ट्रिप वापस घूम के आने में कितना टाइम लगेगा, t2, दैट विल बी जस्ट 2 टाइम्स दिस थिंग। तो इस चीज में हम सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यहां पे भी आपने सेम करना है, c स्क्वायर बार कॉमन लीजिए, तो अंडर रूट से c आप बाहर लाएंगे तो वो सिर्फ c बचेगा, और अंदर ये अंडर रूट बचेगा, उस अंडर रूट को ऊपर ऊपर ले जाइए तो आपके पास ये माइनस पावर आ रही है। तो नाउ यू हैव t2 एंड देन यू हैव t1। t1 इज द टाइम टेकन किसके लिए, राउंड ट्रिप में, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव ने कितना वक्त लिया वापस आने में। और ये क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो बीम गई उसको राउंड ट्रिप करके आने में कितना वक्त लगा। अब नाउ इफ यू लुक एट बोथ ऑफ देम यू कैन सी क्लियरली अ डिफरेंस। पहली बात यहाँ पावर क्या है, -1 की, और यहाँ पे पावर क्या है, -12 की। तो दोनों टाइम टेकन आपस में सेम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे। पाथ डिफरेंस आप लोग निकालते हो कि दोनों को ट्रैवल करने में टाइम कितना लगा, अलग अलग वक्त लगा। ठीक है, जब दोनों को वापस आने में अलग अलग वक्त लगा तो दोनों ने एक्चुअल में जब वो वापस आए, जिस घूम के जब वापस जी पॉइंट पे पहुंचे, तो उन्होंने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, लेट्स से रेस्ट फ्रेम में, दैट इज टाइम इनटू स्पीड, तो c इंटू t1। वैसे ही इसका हम लोग पाथ निकालेंगे, c इंटू t2, राइट। सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस इज सिंपली c इंटू, आप लोग अगर देखो c इंटू t1 माइनस c इंटू t2, राइट। एंड दोनों के नीचे ये c मौजूद है, एंड आप लोग c से मल्टीप्लाई कीजिए, एंड बाकी का पार्ट आपकी बुक में दिया है। यहाँ पे आपके पास हाफ है, यहाँ पे आपके पास -12 है। अब होगा क्या कि जनरली आपके पास c की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, एंड अर्थ के घूमने की स्पीड जो कि v है वो एक्चुअली c से बहुत छोटा होगा। तो अगर ये c से बहुत छोटा है तो v अपॉन c इज वेरी वेरी लेस देन 1, एंड इन दैट केस यू कैन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलता है कि अगर आपके पास कभी भी ऐसा टर्म हो
1 प्लस एप्सिलॉन की पावर अल्फा, वेयर एप्सिलॉन, रिमेंबर ये कैसा आप लोग देखिए, दिस इज 1 प्लस माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये टर्म ऑलरेडी 1 से बहुत छोटा है, तो उस केस में हम लोग इसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, आप लोग इसे टेलर एक्सपेंशन से भी चेक कर सकते हो कि जस्ट अप्रोक्सीमेट इट यूजिंग 1 प्लस जो अल्फा है उसे एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड दिस इज अ गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन दिस एप्सिलॉन इज वेरी वेरी लेस देन 1। ओके, तो आपके केस में ये टर्म ऑलरेडी लेस देन 1 है, तो आप लोग यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो। ऑल यू हैव टू डू दिस, मल्टीप्लाई दिस विद दिस एंड मल्टीप्लाई दिस विद दिस। तो -1 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास ये आएगा, -½ को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे हाफ आएगा। रिमेंबर आपको ये माइनस माइनस प्लस करना है, माइनस माइनस प्लस करना है, एंड देन आफ्टर एवरीथिंग आपके पास ये जो डेल्टा है, पाथ डिफरेंस कितना आया, इतना। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बस क्या बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप लोगों के पास दो बीम्स में पाथ डिफरेंस इतना आ रहा है, तो 90 डिग्री रोटेट करने के बाद एक्चुअल में आप लोग एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। एक जो लेट्स से आप लोगों ने पाथ डिफरेंस कैसे निकाला है, कौन सा पाथ बड़ा है। रिमेंबर सामने वाला जो टर्म था उसमें से आप ये वाला टर्म माइनस कर रहे हो, राइट। ये T1 क्या था, लॉन्गिट्यूडनल जो सामने की तरफ जा रहा है। ये क्या था, T2 क्या था, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर में आपके पास जो टर्म है वो स्मॉल है, ये बड़ा है। वो आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, देखिए लास्ट में पाथ डिफरेंस क्या आ रहा है, डी अपॉन वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये टर्म जो है वो पॉजिटिव है, डिस्टेंस डी आपका पॉजिटिव था, वी स्क्वायर पॉजिटिव है, सी स्क्वायर पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, क्योंकि आप इसमें से ये घटा रहे हो तो आपके पास घटाने के बाद पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज लार्ज। तो सामने की तरफ जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपके पास आर्म है वो एक लंबा डिस्टेंस या लंबा पाथ ट्रेवल कर रहा है एज कंपेयर टू द परपेंडिकुलर वन। नाउ लेट मी आस्क यू वन थिंग, इफ आई रोटेट इट कंटिन्यूसली, ये आपका एक लंबा पाथ ट्रेवल कर रहा था, ये स्मॉल। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे जैसे आप लोग रोटेट करेंगे तो ये ज्यादा लंबा पाथ ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर से लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है और ये लॉन्गिट्यूडनल से परपेंडिकुलर हो रहा है। सो व्हाट हैपेंस, द पाथ डिफरेंस एक्चुअली जो था वो शिफ्ट होना स्टार्ट होता है, एंड पाथ डिफरेंस आपका बेसिकली अगर पहले 5 था तो वो -5 हो जाता है। तो टोटल डिफरेंस कितना आएगा, 5 माइनस -5, ओवरऑल 2 टाइम्स 5, मतलब डबल हो जाएगा। तो अगर आपके पास ये पाथ डिफरेंस था तो घुमाने के बाद, अब मेरा सवाल ये है कि पाथ डिफरेंस में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, ये सवाल है। तो पहले पाथ डिफरेंस ये था, एंड घुमाने के बाद जो पाथ डिफरेंस था उसमें कितना बदलाव आ रहा है, दैट इज बेसिकली वो डबल हो जाता है। ठीक है, तो 90 डिग्री घुमाने के बाद पाथ डिफरेंस विल बी बेसिकली, अगर आप 90 से घुमाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल शिफ्ट पाथ डिफरेंस में कितना बदलाव आएगा, दैट इज द ओल्ड पाथ डिफरेंस माइनस माइनस ऑफ दिस, राइट, माइनस दिस टर्म। तो आप लोग देख सकते हैं जो टोटल शिफ्ट इन पाथ डिफरेंस होगा वो इतना शिफ्ट होगा जब आप लोग 90 डिग्री इंस्ट्रूमेंट को घुमाएंगे। एंड कितना फ्रिंज शिफ्ट होगा, अब देखो ये जो फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला है ये एक्चुअली आएगा आपके पास ऑप्टिक्स से। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि आपको ज़्यादा यहाँ पे, अगर आप लोग बहुत ही डिटेल ओरिएंटेड इंसान है तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड आप लोग ऑप्टिक्स की बुक्स देख सकते हैं। बट मैं आपको बोलूँगा कि फिलहाल के लिए मैकेनिक्स में इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग लैम्डा वेवलेंथ का लाइट यूज़ कर रहे थे, रिमेंबर मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, आपके पास मोनोक्रोमैटिक लाइट है, तो एक वेवलेंथ की लाइट है। तो आपके पास अगर लाइट आप लोग यूज़ कर रहे हो लैम्डा वेवलेंथ की, उस केस में कितने फ्रिंज शिफ्ट होंगे, दैट इज गिवन बाय टोटल पाथ डिफरेंस जो चेंज आया पाथ डिफरेंस में अपॉन लैम्डा। ओके, अब देखो ये जो नंबर है, ये इन दोनों का जो डिवीजन है वो कुछ आपको एक वैल्यू देगा, जो कि इमेजिन करो कि आपके पास ये आ रहा है 7 और अपॉन में आ रहा है लेट्स से 5। अब क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि 7/5 क्या है, दैट इज 1 पॉइंट, दिस इज अराउंड, दिस इज इक्वल टू 1.4, है ना।
तो 1.4 का मतलब है कि आपने इंटीजर वाले पार्ट पे फोकस करना है, ठीक है। तो हमें नंबर चाहिए, नंबर मतलब कि कितने फ्रिंज मूव हुए। तो हम लोग सिर्फ उस नंबर के इंटीजर वाले पार्ट पे फोकस करेंगे और वो इंटीजर वाला पार्ट हमें बताएगा कि कितने जो फ्रिंज है, आपके पास रिंग्स थे, कितने रिंग्स मूव हुए। वो कैसे करते हैं, आपके पास जब रिंग्स आते हैं ना इंटरफेरेंस के, आप लोग यहाँ पे एक लाइन लगाते हो एंड जब आप इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करते हो तो आप लोग चेक करते हो कि कितने इन लाइनों ने इस लाइन को क्रॉस किया है। तो वो हमें ये नंबर देता है। तो बेसिकली हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग ये कितने फ्रिंज मूव करेंगे वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। एंड आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, तो कुछ फ्रिंजेस का मूवमेंट होना चाहिए। एंड अमेजिंग थिंग इज दैट आप जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, नो मैटर ये एक्सपेरिमेंट कहाँ किया गया, नो फ्रिंज शिफ्ट वाज ऑब्जर्व्ड, कोई भी फ्रिंज शिफ्ट ऑब्जर्व नहीं किया गया। ओके, सो इसके बाद फिलहाल के लिए क्विकली आई विल से, अब इसके बाद जो मेन डिटेल है, रिमेंबर ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके पास सवाल निकल के आ सकते हैं। बट इसके बाद मैं क्विकली आपको बताऊंगा कि क्या क्या कोशिश की गई इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। रिमेंबर उस टाइम ईथर हाइपोथेसिस को बहुत लोग बिलीव करते थे, द पीपल यूज्ड टू बिलीव इन दैट। सो जस्ट जब उससे नल रिजल्ट निकल के आया तो लोग इस बात को बिलीव करने के लिए रेडी नहीं थे कि ईथर एग्जिस्ट नहीं करता। पीपल ट्राई टू फाइंड समथिंग कि इस एक्सपेरिमेंट का नल रिजल्ट क्यों आया, उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ अलग अलग थियरीज देना स्टार्ट कर दिया जो कि बाद में गलत साबित हुई। तो सबसे पहले देयर वाज दिस हाइपोथेसिस ऑफ ईथर ड्रैग। ईथर ड्रैग का मतलब ये था कि जब भी आप लोगों के पास, इमेजिन करो कि यू हैव अ बोट, आप जब किसी तालाब में बोट अपना लेके जाते हो तो अगर पूरे तालाब का पानी स्टेबल है बट अराउंड द बोट, बोट की मूवमेंट की वजह से बोट के आसपास का पानी भी बोट के साथ साथ आगे की तरफ को मूव करता है। तो द आइडिया वाज कि अगर अर्थ रोटेट कर रहा है तो कुछ लोगों ने, कुछ साइंटिस्ट ने ये हाइपोथेसिस दिया कि अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ की मूवमेंट की वजह से अर्थ के आसपास का जो ईथर है वो भी अर्थ के साथ साथ घूम रहा है। तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, वो जीरो हो जाएगी। रिमेंबर, जब दो ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हैं उन दोनों का आपस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, v माइनस वी इज जीरो। तो अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो रिमेंबर जो ये फ्रिंज शिफ्ट का फॉर्मूला में यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, दिस v इज द रिलेटिव स्पीड किसके बीच में, ईथर के बीच में और मूविंग फ्रेम के बीच में। अगर ईथर भी सेम स्पीड से मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी जीरो एंड देयर विल बी नो फ्रिंज शिफ्ट। बट रिमेंबर देयर इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। इसके अलावा देयर वर सो मेनी थिंग्स जो ये ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस प्रॉपर्ली प्रूव नहीं कर पा रहा था। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत ही एडहॉक तरीका था चीजों को प्रूव करने का, जो कि एग्जिस्टिंग थ्योरी में कहीं भी फिट नहीं बैठ रहा था। ओके, तो और भी एक्सपेरिमेंट किए गए जहां पे आपके पास, ये आप लोग बाद में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि स्टेलर एबेरेशंस क्या होते हैं, जहां पे बेसिकली आपके पास जब आप तारों को देखते हैं तो वहां पे जब आपके पास एक बेसिकली एबेरेशन का मतलब है कि देयर इज अनएक्सपेक्टेड चेंज इन समथिंग, तो वो एबेरेशंस वहां पे आपके पास प्रोड्यूस जो कि होने चाहिए थे वो जो नहीं हो रहे थे। एंड एरी एक्सपेरिमेंट्स, इनके बारे में आप लोग जान सकते हैं। तो बेसिकली इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये प्रूव किया गया कि ये हाइपोथेसिस टोटली रॉन्ग था। इसके बाद आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आएगी, दैट इज लॉरेंस फिट्जराल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इसके बाद ही आप लोग देखेंगे कि आइंस्टाइन ने जो आपके पास STR स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, कैसे वो एक्चुअली इससे कनेक्टेड है। बट हालांकि लॉरेंस फिट्जराल्ड जो कि दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ कुछ आइडिया दिया जो कि एक्सप्लेन कर रहा था कि क्यों फ्रिंजेस आपके पास प्रोड्यूस नहीं हो रहे। बट द की प्रॉब्लम वाज कि उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जिस बेसिस पे ये आप लोगों को जो इन्होंने अपने सॉल्यूशंस दिए थे, उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग गलत था। ओके, एंड आइंस्टाइन ने क्या किया, उनका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट किया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि कैसे लॉरेंस फिट्जराल्ड कॉन्ट्रैक्शन मतलब कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, दब रही है, उस हाइपोथेसिस को दिया और कैसे वो अपनी तरफ से इसे
जस्टिफाई करना चाहते थे। रिमेंबर, लॉरेंस फिट्जजेराल्ड अभी भी ये मान के चले थे कि ईथर एग्जिस्ट करता है। और क्यों नल रिजल्ट आया उसके बारे में इन्होंने क्या बताया कि फॉर एन ऑब्जर्वर, तो इन दोनों ने कहा कि कोई भी जो ऑब्जर्वर है जो एब्सोल्यूट रेस्ट पे है, मतलब जो कि ईथर है, अगर आप लोग ईथर में बैठे हो और कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ओके, तो एनी ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड v along द डायरेक्शन सीम्स कॉन्ट्रैक्टेड इन इट्स डायमेंशन। मतलब मान लीजिए आप लोगों के पास एक बॉक्स है, उसका विड्थ, लेंथ एंड हाइट आपके पास है, और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, y डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। तो आपको जो इस बॉक्स का डायमेंशन along y है, कौन सा डायमेंशन है, लेंथ वाला। रिमेंबर, विड्थ एंड हाइट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जो डायमेंशन along द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, जो ये लेंथ l है, वो किसके डायरेक्शन में है, मोशन के डायरेक्शन में। तो आपको इसका लेंथ l नजर नहीं आएगा, बल्कि आपको इसका लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगा बाय इस फैक्टर से। रिमेंबर, जो ये फैक्टर है वो हमेशा एक से छोटा होता है, ठीक है, ध्यान से देखना आप लोगों ने, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दिस नंबर इज लेस देन 1, बट अगर आप लोग 1 से कुछ घटा दोगे और उससे अंडर रूट ले लोगे तो वो नंबर भी एक से छोटा होता है। एंड आप लोग किसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों के पास एक बॉक्स है जिसका लेंथ, विड्थ एंड आपके पास हाइट है, एंड इसमें से कौन सा डायमेंशन जो है वो अलोंग द मोशन है, दैट इज द लेंथ वन। तो अलोंग द अकॉर्डिंग टू लॉरेंस एंड फिट्जजेराल्ड, इसका लेंथ आपको L नजर आने के बजाय इट विल लुक लाइक दिस, नॉट L। बट रिमेंबर, ये किसके लिए होगा, अगर आप लोग किस पे हो, एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो, ठीक है। आप ईथर वाले फ्रेम में होने चाहिए, तभी आपको मूविंग ऑब्जेक्ट का एक डायमेंशन छोटा नजर आएगा। कौन सा डायमेंशन, जो डायमेंशन अलोंग द मोशन है। एंड इससे होगा क्या, रिमेंबर, आपके पास कौन सा डायरेक्शन जो था अलोंग द मोशन था, वो था लॉन्गिट्यूडनल, एंड लॉन्गिट्यूडनल वाले का टाइम आपके पास t1 आया था। एंड अकॉर्डिंग टू लॉरेंस फिट्जजेराल्ड, आप अगर रेस्ट फ्रेम पे हो तो आपको डिस्टेंस जो है वो d की जगह क्या नजर आएगा, d प्राइम। तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस क्या था, d, आपको क्या नजर आएगा, d इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो हम लोग वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, d को रिप्लेस करना है किससे, d इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये पुट करने के बाद आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं, आपके पास -1 पावर ऑलरेडी थी, और -1 प्लस हाफ गिव्स यू -हाफ, वो एक्चुअली t2 के बराबर आ जाता है। आप लोग क्लियरली पीछे जाके देख सकते हैं व्हाट इज t2, राइट, t2 इज दिस थिंग। एंड नाउ अगर आप लोग लॉरेंस फिट्जजेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन को सही मानते हो तो t1 एंड t2 आपस में बराबर हो गए और उनका पार्ट डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। तो ठीक है भाई, पार्ट डिफरेंस 0 हो गया, फ्रिंज शिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो क्या ये हाइपोथेसिस ट्रू है, नो। हालांकि ये एक चीज प्रूव करता है, बट रिमेंबर, अगर आप लोग सेम देखो, ये रेस्ट फ्रेम के ऑब्जर्वर के लिए तो चीजें ठीक कर रहा है, बट आप लोगों ने देखा कि आप लोग जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो किस पे कर रहे थे, मूविंग फ्रेम पे कर रहे थे, अर्थ पे कर रहे थे। तो अर्थ पे भी कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं आया, बट क्योंकि ये लॉरेंस फिट्जजेराल्ड हाइपोथेसिस सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन किसको दे रहा है, जो कि ईथर में बैठा है, जो कि रेस्ट में बैठा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कि मूविंग फ्रेम था, अर्थ वाले जो कि आप लोग जिस फ्रेम में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अर्थ का मूविंग फ्रेम, वहां पे तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि जो आपका बस लॉरेंस फिट्जजेराल्ड वाला हाइपोथेसिस है, इट इज नॉट डूइंग एनी कॉन्ट्रैक्शन इन द मूविंग फ्रेम। मूविंग फ्रेम वाले इंसान को कोई कॉन्ट्रैक्शन होता हुआ नजर नहीं आएगा, तो उसके लिए क्यों फ्रिंजेस शिफ्ट नहीं हो रहे, राइट। तो दिस इज समथिंग इट डज नॉट एक्सप्लेन। तो ऐसे देयर इज नो सच कॉन्ट्रैक्शन फॉर मूविंग ऑब्जर्वर, तो ही और शी शुड ऑब्जर्व फ्रिंज शिफ्ट, ठीक है। तो ही और शी शुड स्टिल ऑब्जर्व फ्रिंज शिफ्ट, पर उसे भी कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिला। तो प्रॉब्लम क्या है, तो ये है कि उसके बाद मैं आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। तो बेसिकली लॉरेंस ने क्या कहा, लॉरेंस ने बोला कि जो एक्चुअली जो रेस्ट पे है, रेस्ट वाले के लिए क्या हो रहा है, उसके लिए लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है,
पर जो मूव कर रहा है, मूव करने के लिए, मूव करने वाले के केस में जो आप रिमेंबर, जो मूव कर रहा था हमने क्या निकाला था, इफ यू रिमेंबर, हमने ये टाइम निकाला था t1 मूविंग फ्रेम में। तो लॉरेंस ने क्या कहा, लॉरेंस ने कहा कि एक्चुअली जो इंसान मूव कर रहा था उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है, एंड उसने टाइम को स्लो करने का फॉर्मूला भी दिखाया था। और आइडिया क्या था कि टाइम स्लो होने से अगेन पाथ डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा था, और सेम आने से अगेन इज नो फ्रेंडशिप। पर प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये था कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम जो स्लो हो रहा था, जिसे टाइम डायलेशन कहा था, इन दोनों के पीछे का जो रीजन या कॉन्सेप्ट था वो लॉरेंस एंड फिट्जराल्ड का हाइपोथेसिस पूरी तरह से गलत था, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा और या टाइम स्लो क्यों होगा। ठीक है, रिमेंबर फिजिक्स में हर चीज के पीछे का एक वैलिड रीजन होना चाहिए, बट दे हैड नो रीजन। और वो क्या कर रहे थे, बेसिकली जो ये नल रिजल्ट था उसे जबरदस्ती प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। अब आप लोगों को ये जान के हैरानी होगी कि हालांकि जो टाइम डायलेशन का और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला लॉरेंस एंड फिट्जराल्ड ने निकाला था वो एक्चुअल में करेक्ट था, बट उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग गलत, टोटली गलत थी, बिल्कुल गलत थी। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे आइंस्टाइन ने इन दोनों चीजों के पीछे, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड टाइम डायलेशन के पीछे करेक्ट अंडरस्टैंडिंग को हमें समझाया। ठीक है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द नेक्स्ट लेक्चर। वी विल बी टॉक अबाउट द एक्चुअली वर्किंग ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एंड जब हम लोग उस थ्योरी को देखेंगे तो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीजें गलत हैं और क्यों वो एक्चुअली हमें गलत नहीं लगती हैं, बट अगर आप लोग एक्चुअली देखें तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस, बट स्टिल व्हाई डज इट वर्क, I mean like without any, let's say, why in our day-to-day life we feel like that Galilean transformation is not wrong, but actually it's wrong. Okay, so that is the part of next lecture, and for now that's it. Thank you.